नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं JS 71 क्लासेस। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भूगोल, पारिस्थितिकी और आधुनिक इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक मिश्रण है। बिल्कुल। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम सिर्फ जगहों के नाम नहीं रटेंगे, हम बंगाल की खाड़ी के उन रहस्यों को समझेंगे जो सीधे प्रकृति के नियमों और भू राजनीति से जुड़े हैं। सही कहा। देखिए, हम उन घटनाओं के पीछे का विज्ञान समझेंगे जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। शुरुआत करने के लिए जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। समुद्र के बीचों बीच फंसा हुआ एक विशाल काय लोहे का जहाज। चालक दल तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन वो जहाज वहीं रह गया। और फिर एक ऐसी जनजाति जो 70,000 सालों से दुनिया से कटी हुई है, वो उस मलबे तक पहुंचती है और बिना किसी से बात किए एक ही झटके में पूरी की पूरी सभ्यता पाषाण युग यानी स्टोन एज से सीधे लौह युग में आ जाती है। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की नींव से ही शुरुआत करते हैं। जब हम इन द्वीपों की बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ सुंदर बीच ही याद आते हैं, है ना? लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है। हाँ, असली कहानी समुद्र की गहराइयों में छिपी है। देखिए, इन द्वीपों की नींव वास्तव में बहुत ही हिंसक भौगोलिक प्रक्रियाओं से बनी है। मतलब आप ज्वालामुखियों की बात कर रहे हैं? जी। इसे समझने के लिए हमें भारत की ज्वालामुखीय त्रिमूर्ति को समझना होगा। इसका पहला और सबसे खतरनाक हिस्सा है बैरन द्वीप। ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ, और जो बात इसे भूविज्ञान के नजरिए से खास बनाती है, वो है इसका सबडक्शन जोन में स्थित होना। एक सेकंड रुकिए। ये सबडक्शन जोन, अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारी धरती कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि विशाल भारतीय प्लेट बहुत ही धीरे धीरे बर्मी प्लेट के नीचे गोता लगा रही है। अच्छा, नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल। इसी गोता लगाने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। जब ये प्लेट गहराई में जाती है तो अत्यधिक गर्मी से पिघलने लगती है। यही पिघली हुई चट्टान मैग्मा बन के ऊपर आती है और बैरन द्वीप जैसे ज्वालामुखी बनते हैं। बाप रे! और ये कोई छोटा पहाड़ नहीं है। इसका आधार समुद्र तल से लगभग 2 किलोमीटर गहरा है। हमें जो पानी के ऊपर दिखता है वो सिर्फ उसकी चोटी है। मतलब जिसे हम एक साधारण द्वीप समझ रहे हैं, वो असल में 2 किलोमीटर ऊंचा एक उबलता हुआ पहाड़ है। बिल्कुल सही। और ये हमेशा से उबल नहीं रहा था। लगभग 150 सालों तक ये बिल्कुल शांत था। फिर अचानक क्या हुआ? वैज्ञानिकों को लगा कि ये सुप्त हो गया है, लेकिन 1991 में अचानक इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। ओके। और तब से ये बीच-बीच में राख और लावा उगल रहा है। ये तो प्रकृति की एक सीधी चेतावनी है। खैर, ये तो बात हुई बैरन द्वीप की, लेकिन इस त्रिमूर्ति का जो दूसरा हिस्सा है, नारकुंडम द्वीप, उसका चरित्र तो एकदम अलग है ना? हाँ, नारकोंडम एक सुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी है। इसकी चोटी 710 मीटर ऊंची है। ये अंडमान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसके शांत रहने का एक बहुत ही दिलचस्प कारण है। क्या कारण है? एंडेसाइट रॉक। एंडेसाइट रॉक। ये बाकी ज्वालामुखियों के लावे से अलग कैसे होता है? देखिए, जब यहाँ मैग्मा बनता है तो वो बहुत ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जिसे एंडेसाइट कहते हैं। ये पानी की तरह बहता नहीं है। तो वो वहीं जम जाता होगा? बिल्कुल, वो ज्वालामुखी के मुहाने पर ही जमकर एक मजबूत ढक्कन बना देता है। इसीलिए नारकोंडम लंबे समय से शांत है। लेकिन इस शांति ने एक चमत्कार को जन्म दिया है। आप नारकुंडम हॉर्नबिल पक्षी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ये एक बेहद दुर्लभ पक्षी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी छोटे से द्वीप पर पाया जाता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? जो ज्वालामुखी विनाश का प्रतीक है, वही आज एक ऐसी प्रजाति का इकलौता घर है जिसकी आबादी अब मुश्किल से 300 से 650 के बीच बची है। यही तो प्रकृति की खूबसूरती है। और अगर हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ें तो वो है बाराटांग। यहाँ ना तो लावा है और ना ही शांत चट्टानें। हाँ, बाराटांग तो अपने मड वोल्केनो के लिए जाना जाता है, जिसे वहाँ के लोग जलकी कहते हैं। सही कहा। लेकिन एक सवाल है, अगर वहाँ दहकता हुआ मैग्मा नहीं है, तो मिट्टी को बाहर धकेलने वाली ताकत क्या है?
क्या ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने सोडा की एक बोतल को जोर से हिलाकर ढक्कन खोल दिया हो? अरे ये उपमा बहुत सटीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, बाराटांग में धरती के नीचे दबे हुए कार्बनिक पदार्थ जब सड़ते हैं तो भारी मात्रा में मीथेन जैसी गैसें पैदा होती हैं। यही गैसें वो फिज या दबाव बनाती हैं जो मिट्टी के साथ सतह तोड़कर बाहर आती हैं। मतलब आग नहीं, सिर्फ गैस और मिट्टी का बुलबुला है। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की गुफाएं भी हैं। और एक और दिलचस्प बात है, अंग्रेजों द्वारा बसाए गए रांची के आदिवासी आज भी इसी भौगोलिक आश्चर्य के बीच रहते हैं। वाह। इन तीनों को देखने पर एक बात तो साफ होती है कि ज्वालामुखी सिर्फ तबाही में ही लाते, बल्कि समुद्र के अंदर उनकी राख से फाइटोप्लैंक्टन पनपते हैं, जो प्रवाल भित्तियों या कोरल रीफ्स को बनाते हैं। एकदम सही। और फिर यही कोरल रीफ्स व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीवों को आकर्षित करते हैं। मतलब विनाश के बीच ही जीवन छिपा है। बिल्कुल। और जब हम ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक प्लेटों की बात कर ही रहे हैं तो हमें उस घटना को नहीं भूलना चाहिए जिसने इस पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया। आप 2004 की सुनामी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उस सुनामी ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई बल्कि भूगोल को भी बदल दिया। लेकिन भूवैज्ञानिक स्तर पर आखिर हुआ क्या था उस दिन? क्या प्लेटों का खिसकना इतना भयानक हो सकता है? देखिए, दशकों से वो भारतीय और बर्मी प्लेटें आपस में फंसकर लॉक हो गई थीं। दबाव लगातार बढ़ रहा था और 26 दिसंबर 2004 को वो तनाव अपनी चरम सीमा पार कर गया और प्लेटें एक झटके से खिसक गई। हाँ। जैसे किसी ने मोड़े हुए प्लास्टिक के स्केल को अचानक छोड़ दिया। उस एक झटके ने इन द्वीपों के नीचे की पूरी टेक्टोनिक प्लेट को ही झुका दिया। एक सेकंड, प्लेट को झुका दिया? हम तो आमतौर पर सोचते हैं कि भूगोल बदलने में लाखों साल लगते हैं। क्या प्रकृति एक झटके में ऐसा कर सकती है? इसी को भूविज्ञान में पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। लाखों सालों की शांति के बाद अचानक कुछ ही मिनटों में बड़ा बदलाव। बाप रे। इस झुकाव के कारण उत्तरी सेंटिनल द्वीप 1 से 2 मीटर तक ऊपर उठ गया। मतलब जो कोरल रीफ्स कभी समुद्र के अंदर छिपी थी, वो रातों रात सूखी जमीन बन गई। बिल्कुल, परमानेंटली सूखी जमीन बन गई। और इसी टेक्टोनिक घर्षण की वजह से 2005 में बाराटांग के मड ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुए। और जब उत्तरी सेंटिनल द्वीप के ऊपर उठने की बात हो रही है तो हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जो 70,000 सालों से दुनिया से कटे हुए हैं? सेंटिनली जनजाति, ये अपने आप में मानव विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, जो बाहरी दुनिया से किसी भी तरह के संपर्क का हिंसक विरोध करते हैं, है ना, तीर और भालों से। बिल्कुल। और इसी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का कानूनी बहिष्करण क्षेत्र या एक्सक्लूजन जोन बनाया है। लेकिन अगर 5 किलोमीटर का जोन है तो 1981 में वो MV प्रिमरोज मालवाहक जहाज वहां कैसे पहुंच गया? वो कोई जानबूझकर की गई घुसपैठ नहीं थी। वो एक भयंकर तूफान के कारण हुई नेविगेशनल गलती थी। जहाज उस द्वीप की रीफ पर फंस गया। और फिर वो साइंस फिक्शन जैसी कहानी शुरू हुई जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। जी हाँ, चालक दल को तो बचा लिया गया लेकिन जहाज का मलबा वहीं रह गया और सेंटिनली लोगों ने इस मलबे से लोहे को निकालना शुरू कर दिया। मतलब बिना किसी बाहरी इंसान से मिले सिर्फ एक दुर्घटना ने इस पूरी सभ्यता को तकनीकी रूप से एक नए युग में धकेल दिया। बिल्कुल। उनके जो तीर पहले पत्थर या हड्डियों के होते थे वो अब लोहे के हो गए। उन्होंने पाषाण युग से सीधे लौह युग में छलांग लगा दी। ये सच में हैरान करने वाला है। सेंटिनली लोगों ने तो बाहरी दुनिया को दूर रखा और बचे रहे, लेकिन जिन अन्य द्वीपों पर आधुनिक सभ्यता ने कब्जा करने की कोशिश की, वहां प्रकृति ने भयंकर प्रतिशोध लिया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रॉस द्वीप। 1857 से 85 वर्षों तक ये अंग्रेजों का प्रशासनिक केंद्र था। इसे पूरब का पेरिस कहा जाता था। और शायद अधिकारियों ने किसी हमले से बचने के लिए मानव निर्मित गुप्त गुफाओं का जाल भी बिछाया था ना? बिल्कुल बिछाया था। उन्हें इंसानों का डर था, लेकिन 1941 के विनाशकारी भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ी। और आज वहां क्या स्थिति है? आज वहां प्रकृति का कब्जा है। इमारतों पर पेड़ों की विशाल जड़ें छा गई हैं। आज किसी भी नागरिक को वहां रात रुकने की अनुमति तक नहीं है। और ये सिर्फ रॉस द्वीप की कहानी नहीं है। धनुषकोडी का हाल भी तो ऐसा ही हुआ था। सही कहा। रामेश्वरम के दक्षिण में धनुष की नोक पर बसा ये शहर कभी बहुत समृद्ध था। लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात 270 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी हवाओं और 20 फुट ऊंची लहरों ने पूरे शहर को निगल लिया। और वो ट्रेन वाली घटना? हाँ,
पंबन धनुषकोडी ट्रेन पूरी की पूरी लहरों में बह गई। उसमें 115 यात्री थे। आज वो सिर्फ 500 मछुआरों की आबादी वाला एक घोस्ट टाउन है। यह हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी पक्की इमारतें बना ले, आखिरकार प्रकृति का अधिकार ही सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल उठता है, इतने प्राकृतिक खतरों, ज्वालामुखियों और रहस्यों के बावजूद भारत के लिए इन द्वीपों का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि इसका उत्तर कूटनीति और भूगोल के संगम में छिपा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में भारत के अजेय नौसैनिक बेस हैं। अगर मैं इसे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आसान भाषा में कहूँ, तो ये द्वीप सिर्फ रहस्य की जगह नहीं है। ये भारत के लिए समुद्र के बीचों बीच खड़े एक कभी न डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह हैं। वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। और आपको बता दूं कि मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नजर रखने के लिए नारकोंडम में एक रेडार स्टेशन का प्रस्ताव भी है। वही नारकोंडम जहां वो दुर्लभ हॉर्नबिल पक्षी मिलता है? जी हाँ, वही। देखिए, इन द्वीपों के बिना हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों या शिपिंग लेन्स पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव है। तो चलिए अब आखिर में जल्दी से पूरे एपिसोड के मुख्य बिंदुओं का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, छात्रों के लिए बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले हमने भारत की ज्वालामुखी त्रिमूर्ति के बारे में जाना। बैरन जो कि सक्रिय है, नारकोंडम जो सुप्त है और जहां हॉर्नबिल मिलता है, और बाराटांग का मड ज्वालामुखी। फिर हमने देखा कि कैसे 2004 की सुनामी ने टेक्टोनिक प्लेट को झुका दिया और सेंटिनल द्वीप ऊपर उठ गया। उसके बाद प्रिमरोज शिपरेक की कहानी, जिसने सेंटिनेली जनजाति को पाषाण युग से लौ युग में पहुंचाया। और रॉस द्वीप व धनुषकोडी की कहानी, जहां प्रकृति ने अपना कब्जा वापस ले लिया। और अंत में सामरिक महत्व, कैसे ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी के लिए हमारी ढाल हैं।